अ, मेरी आवाज नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। जी मैडम, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बहुत ठीक, बहुत नमस्ते। और नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया मैडम। और मैं सनी वर्धन और मेरा भाई हर्षवर्धन शुक्ला, हम अच्छा, लोग दोनों सब्सक्राइबर्स हैं रवि सर के। हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग सब्सक्राइबर हैं। बहुत जी अच्छे मैडम। स्टूडेंट भी हैं आप लोग, ये भी जानते हैं। अच्छा, जी सबसे धन्यवाद। पहले आप लोगों का रेनेसा ऑनलाइन कोचिंग में बहुत-बहुत स्वागत है। आप दोनों थैंक यू भाई सो मच। का। और आपको आपकी सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस पद पे थैंक यू। आए, मुझे बहुत खुशी बहुत हुई। तो सबसे पहले आप बताइए सनी जी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? मैडम, मैं झारखंड के कोडरमा जिले से हूँ और मैंने जूलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई है और मैंने जेपीएससी की तैयारी भी खुद से की है यहीं से। हम्म, और यूट्यूब के और गूगल के बहुत से साइट्स का और चैनल्स का हेल्प लिया, जिसमें दिनेशा आईएएस का रोल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैम। अच्छा अच्छा। और मेरा मीडियम इंग्लिश था और लैंग्वेज मेरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रखे थे। जी मैडम। अच्छा, अभी आप बताइए कि आपको कौन सा रैंक मिला है और कौन सा पद मिला है? मैडम, सीरियल वाइज मेरी रैंकिंग 26 है और पुलिस सर्विसेज में मुझे डीएसपी का पद मिला है और मेरी पुलिस सर्विसेज में रैंक 9 है। अच्छा अच्छा। चलिए, तो बहुत ऊंचा रैंक है। अच्छा, ये आपका पहला प्रयास था या इससे पहले भी लिखे हैं? मैडम, पहले लिखे थे बट वो मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था पिछली बार। तो अच्छा। तब तो बचपना था। बट अगर अगर सीरियस और कंसंट्रेटेड रिपोर्ट्स की बात की जाए तो ये मेरा पहला प्रयास होगा फिर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत खुशी की बात है। और ये आपका जो आप पुलिस सेवा आपको मिला है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी या फिर कुछ और था? मैडम, पुलिस सेवा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। चलिए, आप जो चाहें वो आपको मिल गया है, तो बहुत खुशी की बात हुई। अच्छा, धन्यवाद मैडम। बताइए कि आप जो जेपीएससी का एग्जाम लिखे उसका मीडियम आप क्या बताएं, इंग्लिश बताएं? इंग्लिश था मैडम, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश। अच्छा, आप प्री की तैयारी में आपकी क्या विशेष स्ट्रेटजी रही, थोड़ा शेयर करेंगे? मैडम, बिकॉज जैसा मेरी मम्मी कहा करती हैं कि कोविड के समय सारे बच्चों को टाइम मिल गया, तो सारे बच्चे फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है वो हम्म, प्रीलिम्स बनता है मोस्टली। तो इसीलिए बच्चे प्रीलिम्स पे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, तो मम्मी ने ये समझाया बार बार, बिकॉज मेरी मम्मी भी एक टीचर हैं। वो अच्छा, शी होल्ड्स 2 ग्रेजुएशन डिग्रीज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन उनका हिस्ट्री और हिंदी से है 2 बारी। बहुत तो अच्छा। उनको बेसिक चीज़ों का बड़ा आइडिया रहता है, तो उन्होंने कहा कि बेटा कट ऑफ तो हाई जाएगा, तो आप ज़्यादातर अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें और बढ़ाएँ उसको। एंड मोस्टली बिकॉज़ आपने देखा होगा मैम कि जितने भी आस-पास के एग्ज़ाम्स हैं, सब में कट ऑफ यूजुअली हाई जा रहे हैं एक्सेप्ट यूपीएससी, बहुत बिकॉज़ बहुत उसमें तो हाई पेपर गया है। टफ हो रहा है। तो मैंने पेपर 1 पे मोस्टली जो चूँकि एग्ज़ॉस्टिव है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा और हम्म, उसका रेंज डिफाइंड है, तो मैंने पेपर 1 के लिए शुरू से शुरू किया कि मुझे एंशिएंट इंडिया ज़्यादा पसंद था। तो हम्म, मैंने कृष्णा रेड्डी सर की किताब पढ़ी थी और साथ में मैंने एक जो पुरानी एनसीईआरटीज़ का संकलन है, वो मैंने किया था। उसके हम्म, साथ में मैम लूसेंट की किताब मैंने पढ़ी थी, बिकॉज़ मोस्टली जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो मोस्टली जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर किस बुक में इसका उल्लेख है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, इस पर्टिकुलर ट्रीटाइज़ के राइटर कौन है, ये हम्म, सारी चीज़ें मैंने लूसेंट वाली किताब से की, जो कि एक बहुत कारगर किताब है। हाँ, उसके साथ में मैंने हाँ जी मैडम, उसके साथ में मैंने एमसीक्यूज़ की प्रीवियस ईयर्स का जो सेट आता है, हम्म, उसको प्रैक्टिस किया एग्ज़ॉस्टिवली, यूट्यूब का सहारा लिया। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम किताब पढ़ी थी और एक टाटा मैकग्रॉ-हिल की मैनुअल थी मेरे पास में छोटी-सी समराइज़ में। उसमें हिस्ट्री हम्म, के टाइमलाइन्स को बार-बार पढ़ा था, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन्स होते हैं मैम फ्रीडम स्ट्रगल के, वो हम्म, गांधीयन एरा से लेके फ्रीडम स्ट्रगल तक 3 या 4 सवाल ज़रूर आते हैं। और बिल्कुल। जेपीएससी में तो बिकॉज़ 5 क्वेश्चन्स ही हैं मॉडर्न के, तो हम्म, आपको काइंड ऑफ फिंगर टिप्स पे रखना है। हाँ फिर से मैम पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर को फ़ॉलो किया था, उनकी किताब तो शायद हर एक विद्यार्थी फ़ॉलो करता है। हाँ, अभी बिकॉज़ एंड में चला हुआ है लक्ष्मीकांत सर का बुक। यस मैडम, यस मैडम। और एक एक और चीज़ है मैम कि जैसा मैंने कहा, लूसेंट की जो किताब है, उसकी ख़ास बात ये है कि उसपे छोटे-छोटे स्निपेट्स होते हैं हम्म, और ऐसे कोई भी
कोई भी किताब जो आप लेते हैं उसमें जो स्निपेट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स का काम करते हैं। और जब आपके पास शॉर्ट नोट्स रहते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से लाइक रिवाइज कर सकते हो। और मोस्टली जब आपको जरूरत पड़ती है, जब एग्जाम का टाइम आ जाता है, तो खास करके पॉलिटी में और हिस्ट्री में ये छोटे नोट्स ही काम आते हैं। काम है। वैसे मैडम मैं, हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 9th और क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। वो मेरे मेंस में भी काम आई। और माजिद हुसैन सर की किताब जो आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैंने उसको पढ़ा था। शुरू में मेरा भाई हर्षवर्धन दरअसल इग्नू से उसने बीए किया है, जो अच्छा। हिस्ट्री ऑनर्स, और एमए भी कर रहा है। तो अच्छा। हिस्ट्री की जो किताबें थी इग्नू की, वो बड़ी कारगर थी। अच्छा। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी डिटेल में पढ़ा उन किताबों से, और मेंस में उसका सवाल आया भी था, मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। और अच्छा। गांधीयन आइडियोलॉजी भी मैंने उसी से किया था। अच्छा। तो ये जो आप इतना इतना बुक्स का स्टडी किए हैं, तो आपको तो मतलब तैयारी बहुत लंबा चल रहा है, बहुत दिनों से शायद आप पढ़ रहे हैं, तब इतने बुक्स तो आप डीपली स्टडी कर पा रहे हैं। यस मैडम। मैडम एक्चुअली मेरे पेरेंट्स एक स्कूल चलाते हैं, नेशनल एकेडमी, और मैं उस स्कूल को चलाने में मैनेजोरियल वर्क जो, बिकॉज मैं, मेरे पास बीएड की डिग्री तो नहीं है, तो मैं बाकी सारे असिस्टेंट्स के काम कर देता हूँ। तो अच्छा। जब कोविड का समय आया तो चीजें जो थी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में चली गई। तो चलिए। मेरे पास काफी टाइम होता था। तो हाँ। 2020 से जो टाइम मुझे मिला, मैंने, उस समय तो उतना सीरियसली हम नहीं पढ़ रहे थे, बिकॉज मैम फॉर्म आया था 8 फरवरी 2021 को। तो हाँ। उसके पहले जो टाइम मिला उसमें इन सब चीज़ों को ब्रश अप किया, क्योंकि आप जो बच्चों की पढ़ाई होती है, प्राइमरी एजुकेशन हमारा फोकस रहता है, तो उसमें आप थोड़े मिस आउट हो जाते हो। बट हम्म। फिर आप जब वापस साइंस में आते हो तो कुछ दिन में फिर यू गेट बैक द टेम्पो। अच्छा। ये तो आपकी हुई प्री की स्ट्रेटजी है। अब आप बताइए कि जैसे मेंस के दौरान सब जो लैंग्वेज लिटरेचर यहाँ के रीजनल सब्जेक्ट लग रहे थे, वहां पर आप यस मैडम। इंग्लिश लिए, तो उसके लिए आप यस कितना मैडम। श्योर थे कि मेरा सिलेक्शन निश्चित होगा इंग्लिश से? मैडम पहले मैंने कुछ दिनों तक खोटा पढ़ी, लेकिन खोटा बोलना आसान है क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से हम बोलते हैं। लेकिन जब उसमें लिखना हम शुरू करते हैं तो जैसे ऋषि या फिर बाकी सारी चीजों में कई बार फ्लो में वो गड़बड़ा जाता है, तो मुझे लगा कि ये ब्लंडर हो सकता है। तो मैंने फिर वापस से सोचा कि मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। अच्छा। तो और ये भी था मैम कि जो जीएस की किताबें होती हैं, जीएस कई बार हम्म। बोरिंग लगने लगता है, जैसे आप पढ़े जा रहे हैं बिना कोई एंजॉयमेंट के। तो इंग्लिश एक काइंड ऑफ डिटूर था मेरे लिए, और मैंने एंजॉय किया। हम्म। तो इंग्लिश के लिए, बिकॉज उसमें लिटरेचर का जो एस्पेक्ट है मैम, उसमें नॉवेल्स भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स भी हैं। तो हम्म। मैंने उसको ज़्यादा इंजॉय किया। और मैंने दो वेबसाइट्स को ज़्यादा यूज़ किया, एक है लिट चार्ट्स और दूसरा वेबसाइट है poetry.org। इनमें समरीज होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को समझाया रहता है। जैसे प्रोज का जो पार्ट है मैडम, उसमें चेरी ट्री रस्किन बॉन्ड की काफ़ी फेमस सी कविता है। उसमें ये हम्म। बताया गया है कि एक छोटा बच्चा किस प्रकार से समझता है कि भगवान के काम क्या-क्या हैं। रस्किन बॉन्ड इज़ अ वेरी डेकोरेटेड राइटर, स्पेशली यूटिलाइजिंग बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज़ करते हैं बड़ी बातों को बताने के लिए। तो मैंने उसको एन्जॉय किया। और मैडम जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, उसमें क्या होता है कि जो उसका हिस्ट्री का एस्पेक्ट है, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। तो जब मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मैंने विलियम जोन्स, मार्कस मुलर के बारे में पढ़ा कि ये इंडियन लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड थे। फिर मैं जब हिस्ट्री को ब्रिटानिका की वेबसाइट से मैं पढ़ रहा था, विकिपीडिया का भी सहारा लिया, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, ये बहुत पुरानी है, और अंग्रेजी तो वेस्ट जर्मन से निकला हुआ एक सब लैंग्वेज है, जो कि बाद में जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, कोलोनाइजेशन के चलते काफ़ी फेमस हो गया था। तो उसके लिए आपको थोड़ा ब्रीफ स्टडी से काम तो नहीं चलेगा, बिकॉज़ जो चेक करते हैं कॉपी, वो अपने फील्ड्स के विशारद होते हैं, तो आपको उनको इम्प्रेस करके मार्क्स लेने हैं। कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा होता है, तो मैंने उसमें माइंड मैप्स को यूज़ किया, ऑल्दो मुझे अभी मार्क्स आने के बाद पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली वो स्ट्रैटेजी कितनी वर्कआउट कर रही थी। बट अच्छा। मैंने माइंड मैप्स को यूज़ किया मैडम। और इंग्लिश में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको करंट से कैसे कोरिलेट करते हैं। जैसे मिडिल इंग्लिश का जो ग्रोथ है, या फिर चौसर का जो रोल है, हाँ। हाँ। उसके सेम पैरेलल लाइंस पे हमारे कंट्री में कौन-कौन सी चीज़ें उस टाइम में डेवलप, उस टाइम में नहीं, उसके बाद में डेवलप हुई। इन सब चीज़ों को टच करना बहुत अच्छा होता है। और इंग्लिश में एक और चीज़ होती है मैडम कि आप जितना ज़्यादा उसको इलैबोरेट वे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था इस बार बैलेड्स के ऊपर में, सोनेट नहीं था, बैलेड्स थे। तो इनको एक स्पेसिफिक डेफिनिशन के साथ में, जैसे कि इट इज़ अ पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड एंड, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको खुद से मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा। जब आप खुद के नोट्स बनाएँगे इंग्लिश में या पढ़ेंगे, तो आपको भी कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा।
तो जैसे अभी ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं, रीजनल पेपर लो, रीजनल पेपर से सिलेक्शन होता है, एक ट्रेंड हो गया है और लोग इस तरह सिलेक्शन की वजह से हो भी रहा है, ये सब चल भी रहा है। तो आप न्यू स्टूडेंट को क्या कहेंगे कि उनको हिंदी इंग्लिश लेना चाहिए? आप क्या सजेशन देंगे? मैडम सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज का जो ट्रेंड होता है वो कब ट्रेंड चेंज हो जाए, जैसे अभी ताजा उदाहरण एलिमिनेशन टेक्निक जो काफी ज्यादा डेकोरेटेड था यूपीएससी में, कल परसों एग्जाम हुआ उसका और एलिमिनेशन टेक्निक ही एलिमिनेट हो गया। तो कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो जिसमें आप इंजॉय करें। जैसे इंग्लिश में क्या होता है ना कि आप अगर उसको एंजॉय करते हैं, अगर हिंदी को एंजॉय करते हैं तो वो ज्यादा है, बट आप अपना कंफर्ट लेवल देख लें कि जिस चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो चीज सही रहे। जैसे इंग्लिश के साथ में मेरे साथ ये भी था ना कि चूंकि मेरे दादाजी काफी ज्यादा शौकीन थे पुराने नॉवेल्स के, तो हम्म, बचपन से आदत थी थोड़ी बहुत विलियम शेक्सपियर को फॉलो करने की, थॉमस मॉर्गन की पोइट्री को फॉलो करने की, तो काइंड ऑफ एक नैक बना हुआ था। बट अगर आपको जो भाषा सही लगती है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, उसको चूज करें, उससे आप भी खुश रहेंगे और आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट आपको लार्जली ये सोच के चलना है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और आपकी चॉइस के हिसाब से जब चीजें आप करते हो तो आप उसको एंजॉय करोगे। ठीक है। तो आप एग्जाम जैसे दिए, आपका रैंक 26 आया, तो ये बताइए कि हिंदी इंग्लिश का जो मीडियम है और यस मैम। स्टूडेंट में जो ये भेदभाव है कि पता नहीं इंग्लिश को ज्यादा मिलता है या हिंदी को प्रायोरिटी मिलता है, उसको आप क्या कहा कैसे समझते हैं? आप उसको किस बारे में, उसके विषय में क्या आपका राय है? मैडम जैसे मेरी सीरियल नंबर 26 है और मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे ऊपर जो 25 लोग हैं जो मुझसे ज्यादा अंक लेके आए हैं, उसमें से हम्म, 50% से ज्यादा लोग हिंदी माध्यम से जरूर होंगे। हाँ हाँ। क्योंकि उसमें एक आशा उसमें से साहू भी है, 10th रैंक है उनका, वो हिंदी बिल्कुल मीडियम। बिल्कुल मैडम। हाँ। देखिए मैडम, मीडियम एक समय तक मैटर करता है, तब तक मैटर करता है जब आपको लगता है कि आप हैंड राइटिंग के दम पे अपना युद्ध जीत रहे हैं। जब हम्म आपके पास कंटेंट आता है, हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में जानते हैं जिन्होंने बांग्ला बस इसलिए सीखी कि हम्म उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविताएं थी गीतांजलि की, वो ओरिजिनल बांग्ला में पढ़नी थी। तो मैडम, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो सबसे डेकोरेटेड लैंग्वेज है। और तो मैं बचपन हिंदी से लिखने पढ़ते में हैं। हम्म, मैं बचपन हिंदी से लिखने में लोग कंफर्ट बोलते हैं। जी मैडम, हिंदी बोलिए। लिखने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी मतलब कविता पाठ और डिबेट्स कंपटीशन में मैं हिंदी की ही चूज करता हूँ, क्योंकि हिंदी में आप चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपका प्री का और लैंग्वेज पेपर का। अब आप मैम, बताइए कि मेंस में जो आप चारों जीएस पेपर है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं? किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रही कि उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले? मैडम जैसे जो जेपीएससी का मेंस है, इसकी सबसे खास बात ये है कि सिलेबस इसका प्री डिफाइंड है, वन हम्म ऑफ द मोस्ट वास्ट सिलेबस, और काफी प्री डिफाइंड है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट मैच, जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है जिसमें आपको रन से ज्यादा स्ट्रोक्स काउंट होते हैं, पूरे दिन आपको टिकना रहता है, वैसे 40 नंबर के सवाल आते हैं, कैनवस पे उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो वहां पे आपको क्वालिटी पे बिल्कुल काम करना है, स्ट्रक्चर और उसके आर्टिकुलेशन पे काम करना है कि आपका एक उत्तर जो आए वो कसा सा आए। हम्म मेरे चाचा जी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मुझे गाइड करते थे और कहा करते थे कि वहां पे तुम्हारी जो कॉपी है ना, वो तुम्हारा परिचय कराती है। तुम हम्म अपनी कॉपी को कैसे लिख रहे हो, अपने उत्तर को कैसे लिख रहे हो। जैसे मैडम, जब मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, जीएस में जैसे हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री हम्म में 2 सवाल आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और महात्मा गांधी जी का सवाल मैंने अटेम्प्ट किया था। मैं समझता हूँ कि हर एक विद्यार्थी इन दोनों सवालों में वही चीजें बताएगा जो एक टॉपर या जो भी कोई स्टूडेंट है वो बताएगा। बताएगा। मैडम बस फर्क फर्क आ जाता है कि हम किस प्रकार से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। present करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हिस्ट्री का आता है तो मैंने मिडाइवल वाला क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि हम्म मुझे लगा था कि उसमें ओपिनियंस का मिक्सअप हो जाता है हम्म मिडाइवल में, बिकॉज उस समय में ओपिनियंस बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं। बट हाँ। एंशियंट इंडिया में हमारे पास फैक्ट्स पुट फॉरवर्ड होते हैं, तो हम्म मैंने एंशियंट इंडिया यूज किया था। और बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्ट्राइकिंग फीचर्स एक पर्टिकुलर उसका डायरेक्टिव था, तो उसमें था कि कौन कौन सी चीजें थी, तो मैंने उसको रूल ऑफ द मर्चेंट क्लासेस या बाकी सारी चीजें उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट रखा कि हमारा जो सरना कल्ट है, हमारा हम्म जो सरना धर्म है, वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। और ये चीज है कि वो उस समय से जो कॉन्टिन्यूम शुरू हुआ, मतलब उसी समय मेसोपोटामिया भी था, बाकी हम्म सारे सिविलाइजेशंस भी थे, दे डिडंट कंटिन्यू, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन समहाउ कंटिन्यूड, व्हिच इज एन एग्जांपल कि ये एक कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन थी जो कि इवॉल्व होते गई। तो हम्म ये एक दो छोटी बहुत चीजें हो गई हिस्ट्री के लिए। मैंने इस चीज को ध्यान रखा कि चूंकि टॉपिक्स आपके पास लिमिटेड हैं,
तो आपको उसमें बेटरमेंट करना ही करना है रोज प्रैक्टिस करके। जैसे मेरा भाई हर्षवर्धन, वो रोज सुबह 9 बजे मुझे एक टॉपिक देता था, और जब हमने पीटी दिया 19 सितंबर को, उसके बाद से मैडम 1 नवंबर तक ऐसा था कि बस लिखना है, क्या लिख रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है। जब लिखना आप, है हाँ। यस मैडम, जैसे न्यूटन्स लॉ में जो इनर्शिया होता है ना, कि इनर्शिया को हमें ब्रेक करना है तब मूवमेंट करना शुरू है होगा, उसी तरीके से लिखना शुरू करें। इस कुछ पल का इंतजार ना करें कि आप मेंस का जब आपका कॉल लेटर आएगा तब आप लिखना शुरू करेंगे। आप जैसे शुरू कर बहुत लेते हैं लेट हो लिखना, जाएगी तब तक, बहुत बहुत लेट हो जाता है। लेट हो जाता है। जी, और जी मैडम। स्टूडेंट को तो चाहिए कि जो मेंस लिखना है, जो पास करना है फाइनली, उनको शुरू से लिखने का प्रैक्टिस शुरू से रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जी राइटिंग मैडम। नहीं करते हैं तो आपको राइटिंग स्किल ही डेवलप नहीं होगा और आप अपनी बातों को अच्छे से समझा ही नहीं पाएंगे जो आपके जी, जी, दिमाग में चल रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। और एक एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि आप जिस भी पेन से लिखने की आदत डालें, उसी पेन से लिखें, उससे क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं। बिकॉज़ ये एग्ज़ाम भले टेस्ट मैच था, 40 नंबर के सवाल थे, लेकिन जो फ़ॉर्मेट था वो 20-20 रहता था। आप सुबह भी लिख रहे हैं, शाम में भी लिख रहे हैं, तो उसमें आपको अपना फटीग कंट्रोल करना है। तो ये कोशिश करें, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी एज के हों, एक्सरसाइज़ जब आप करेंगे, आप फिट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को लिख पाएँगे, और हेल्दी रहेंगे तो आप एन्जॉय कर पाएँगे उस प्रोसेस को। एग्जाम के दौरान चूंकि 3 दिन में ही सारे पेपर्स आपको लिखने थे, तो फिट रहना मेंटली फिजिकली बहुत जरूरी था। तो क्या आप यस मैम। उससे कोई स्ट्रेटजी बनाए थे कि आप कैसे फिट रहें, ऐसा कुछ किए थे आप? मैडम, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि परीक्षा के पहले मुझे नींद नहीं आती है, अच्छा। और ये बीमारी कह लें या क्या, मतलब हो सकता है ये एड्रेनलिन रश हो, बट ये मेरे साथ होता है, तो मैं उससे स्ट्रगल करता था, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ था पूरे टाइम, उसने बहुत सपोर्ट किया। मैंने बस एक चीज़ की कि एग्ज़ाम पेपर के पहले जब सुबह था, तो मैं प्रॉपरली मैंने आधे घंटे जॉगिंग की थी, और उससे क्या होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपके दिमाग में कोई स्ट्रगल भी चल रहा है, क्योंकि आप थक जाते हैं थोड़ा बहुत, और हाँ, जब हाँ, सुबह-सुबह की जो थकान होती है ना, वो आपको रिफ्रेश, रिबूट कर देती है। तो अच्छा। मैं समझता हूँ जॉगिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है मैडम, और वो स्पेसिफिकली क्या होता है कि जैसे मैंने इनर्शिया की बात की, तो वो आपके मसल्स का इनर्शिया भी ब्रेक कर देता है, हाँ, और बिकॉज़ आप जब लिखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हो, या वहाँ की गर्मी है या नहीं है, या ठंड है। आप लिखते जाते हो, क्योंकि वो लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपके पूरे साल की मेहनत उस पर्टिकुलर पीरियड में ही डिसाइड हो रही है, तो आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। देना है, सही बात बोले आप। तो जी आपका मैडम। जैसे कि आप जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का आप बताएं, और आपका साइंस और इकोनॉमिक्स में किस प्रकार आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट किए, क्या कुछ अ, खास स्ट्रेटजी अपनाए? यस मैडम, यस मैडम। मैंने जो सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया इस पूरे प्रोसेस में, वो था इकोनॉमिक्स की स्टडी। मैं इकोनॉमिक्स में मैंने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि मैं 3 सोर्सेज़ को फ़ॉलो करूँगा। पहला मैडम, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो हम्म, इकोनॉमिक सर्वे की समरीज़ भी आती हैं, और वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे होती हैं। तो हाँ, जैसे अगर बैंकिंग के बारे में मुझे कुछ पढ़ना है, तो मैं गूगल पे सिंपली बैंकिंग या फिर बैंकिंग सेक्टर, या उसमें सपोज़ कर लेते हैं हम स्ट्रेस्ड एसेट्स या बाकी कुछ, और स्पेस पीआईबी टाइप करने पे जो रिलेटेड डेट वाइज़ क्रोनोलॉजिकल वे में बहुत सारे समरीज़ आते हैं। तो हम्म, उससे क्या होता है कि थोड़े बहुत जो डेटा होता है वो ब्रश अप हो जाता है और फ्रेशन्ड अप हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम में ऑफ़िशियल डेटा को कोट करते हैं, तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हालाँकि हालाँकि मेरे ऊपर भी बहुत से लोग हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, या हम्म, जो भी मतलब साथ में जो क्वालीफाई किए उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। लेकिन हम्म, मैं समझता हूँ मैम कि जो इकोनॉमिक्स में ख़ास करके जो आप ऑफ़िशियल डेटा फ़ॉलो करते हैं, तो चीज़ें हम्म, अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद मैडम एक किताब आती है शंकर गणेश सर की, बहुत पतली सी किताब है। उसमें बजटिंग के ऊपर में, इन्फ्लेशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा इलैबोरेट वे में दिया हुआ है, और रवि सर ने रिनेशा का भी एक प्लेलिस्ट बनाया था, जिसमें उन्होंने नेशनल इनकम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। और जब भी आप कोई इकोनॉमिक्स में खास करके जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं, तो हम्म, कोशिश करिए कि उसमें माइंड मैप्स को ज़्यादा यूज़ करिए, बिकॉज़ इकोनॉमिक्स की जो भी चीज़ें होती हैं वो इलैबोरेट होती हैं। आप अगर शुरू करते, जैसे मैडम टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर होता है, मेरे से एक मिस आउट हुआ था हम्म, इकोनॉमिक्स के पेपर में। एक तो मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर के सारे पेजेस खत्म हो गए थे। अच्छा, तो लास्ट का जो मेरा नेशनल इनकम का क्वेश्चन था, उसके लिए मुझे बस 4 पेजेज़ मिले थे। 4 48 ओवर हो गए थे अब। तो वो मेरा एक लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे उसमें कम मार्क्स मिले होंगे, अब तो वो बाद में पता चलेगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वो अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन का इक्वल वैल्यू है, इसलिए हर क्वेश्चन को इक्वली लिखने का कोशिश करें, सबके लिए पेज स्पेशल
जितना भी हो इक्वली डिवाइड Yes, madam. करके रखना चाहिए। ये आप ये चीज हाँ, चाचा जी ने खास तौर पे समझाई थी, बिकॉज वो अपने समय के काफी स्कॉलर और टॉपर रहे हैं, तो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट समझाया था। बट वही होता है कि आप थोड़ा बहुत तो डेविएट हो ही जाओगे, मतलब ये डिजाइन ही होता है ऐसा पेपर का, आप थोड़ा डेविएट तो हो ही जाओगे, तो वो हो गया था थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छा मार्क्स लाए, इतना ऊंचा रैंक है तो होगा ही। अच्छा ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट आप एग्जाम से पहले से लेकर किस तरीके से मैनेज किए? एग्जाम के पहले चूंकि बहुत पढ़ना रहता है, तो आप अपना सोशल लाइफ और अपना स्टडी पीरियड कैसे मैनेज किए सबको? मैडम सोशल लाइफ तो ऑलमोस्ट जीरो ही थी, बिकॉज मैं व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब बंद कर चुका था। बस यूट्यूब पे एक्टिव रहता था, क्योंकि वहां पे चीजें, और यूट्यूब में भी मैंने उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब किया था। जैसे अगर आप कोई मेम का चैनल या फिर कॉमेडी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो वो जो कंटेंट आता है वो कहीं ना कहीं आपको डिविएट कर देता है। हाँ। और एक ये भी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना है। आप कोशिश करें कि आप अपने उत्तर को ऐसा बनाएं जो आपको आपके हिसाब से सहज रखे। आप अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसको आर्टिकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक टूल यूज किया, मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज करता हूँ। उसमें मैडम 1 घंटे का हम हिसाब रखेंगे कि हम 1 घंटे में हमने क्या किया है। जो दिन दिन के ऑलमोस्ट 12 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं किसी भी इंसान के लिए। अगर आप एक एक घंटे का हिसाब करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया पे जो ग्रुप चैट्स होती हैं या पर्सनल चैट्स होती हैं, हमें थोड़ा उसको कट करना चाहिए। ऑल्दो ऐसा होता तो नहीं है मैडम, क्योंकि जो दोस्त होते हैं उनको भी बात करना होता है, आपको भी बात करना होता है। और 2-3 चीजें जो मुझ में कमी है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी किसी की बात को सुन लेना, या फिर जैसे अगर कोई नेगेटिव बात आपके बारे में कर रहा है, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ये होते रहता है। मैं अगर आज एक सक्सेस है जिसके चलते मुझे मौका मिला मैडम यहाँ पे आपके समक्ष बात करने का, उसके पीछे बहुत से फेलियर्स हैं, बहुत से लोगों की बातें होती है मैडम। उनको बस सुनना है और इग्नोर करना है, क्योंकि शायद यही तरीका होता है। और तो महाभारत के युद्ध से चला आ रहा है कि अगर एक व्यक्ति कुछ करता है, तो उसके पीछे 10 लोग कुछ बात करते हैं। तो सब चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो और सोशल। अभी तो आप पढ़ाई कर कर इस पोस्ट को पाए हैं। अभी आप यस जब आप मैडम। वर्क वास्तव में आपका जो रियल वर्क है वो स्टार्ट होगा, तो कितना क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ेगा, पब्लिक का। डेफिनेटली मैडम, आप डेफिनेटली मैडम। बहुत मतलब पूरा ब्यूरोक्रेसी का, आपको मिनिस्टर्स का, हर तरीके से हर लोगों का क्रिटिसाइज को सामना करना पड़ेगा। अब उस समय आप डेफिनेटली। कितने अपने आप को माइंड मेकअप करते हैं और कितना जबरदस्त वर्क करते हैं, अब ये आपको दिखाना है। क्योंकि अब तक यस तो मैडम। सिर्फ आप जो भी किए हैं वो पढ़ाई के बल पर किए हैं। अब यस आपको मैडम। वास्तव में आपका क्या व्यक्तित्व है, अब वो झलकेगा कि सनी यस वर्धन मैडम। कैसा वर्क करते हैं। मैडम। अच्छा ये बताइए कि आपका जो इंटरव्यू है वो किनके बोर्ड में था और कैसा रहा, और कुछ क्वेश्चन याद है तो वो भी बताइए। आ, हाँ मैडम, मेरा जो इंटरव्यू था ये अनिमा हंसदा मैडम के बोर्ड में था। Just एक सेकंड, फैन ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ये अनिमा हंसदा मैडम के बोर्ड में था। और मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट कुछ 20 या 25 मिनट के आसपास चला होगा, जहां तक मुझे ख्याल है। बहुत लंबा। और इंटर बहुत हाँ, लंबा। एक्चुअली मुझे टाइम का, बिकॉज वहां पे तो घड़ी अलाउ होती नहीं है, बट मुझे ऐसा हम्म, लगा था, बिकॉज कुछ 18-19 के आसपास सवाल पूछे गए थे, तो मैं गेस करता हूँ कि इतना लगा होगा। हम्म, और इंटरव्यू की तैयारी मेरे चाचा जी ने कराई थी, मेरे मम्मी पापा ने कराई। और मेरे एक सीनियर हैं, श्री अविनाश सर, वो एसडीपीओ हैं चतरा। उन्होंने बताया कि अगर आप पुलिस सर्विसेज में जा रहे हो, तो आपकी सर्विस प्रेफरेंस तो वहाँ उनको पता रहती है कि आप क्या सर्विस चूज कर रहे हो। तो हाँ, आपको अपनी पर्सनैलिटी वैसे ही रिप्रेजेंट करनी है। पर इस चीज का ख्याल रखना है, ये चीज चाचा जी भी बताते थे और सबने समझाया कि आपको अपना हम्बल नेचर जरूर अपने साथ रखना है। कभी भी आप पकड़ नहीं सकते हैं। और वो मुझे लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को ये शोभा नहीं देता है। तो हमें कभी भी मतलब अपने आप को ओवर एग्रेसिव या फिर वैसा नहीं रिप्रेजेंट करना है आप। और ये होता भी है मैडम, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाते हैं। जब मैं गया था, तो मैंने इतने स्कॉलर और ज्ञानी लोगों को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बस चुपचाप एक बच्चे की तरह कुर्सी पे बैठा हुआ था। हाँ, एंड ऑल्दो मेरा मीडियम इंग्लिश था, बट सवाल जो थे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहे थे। तो हाँ, मैं सोच के चला था कि जैसा मुझसे पूछा जाएगा मैं वैसे ही रिप्लाई ऐसा दूं। ही होगा, हाँ। वो सामान्य शिष्टाचार का भी एक हिस्सा है, तो मैंने यही कोशिश की थी मैडम। चलिए वो तो बहुत अच्छा, कुछ एक दो क्वेश्चन याद है? हाँ, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आया था कि आप जैसे मैं पुलिस सर्विसेज में इसलिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बुरा प्रॉब्लम है, और माइनिंग यहाँ पे होती है। माइनिंग से ये चीज रिलेटेड है। तो हम्म, मुझसे सवाल किया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे एक बड़ा फैक्टर है, वो है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है।
तो सर ने सवाल किया कि इफ यू रियली थिंक दैट ट्रैफिकिंग शुड बी स्टॉप, इन योर ओपिनियन व्हाई इज इट नॉट गुड टू एक्चुअली स्टॉप समबडी फ्रॉम सीकिंग एनी अपॉर्चुनिटी? लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो खाएंगे कमाएंगे कैसे? तो मैं चूंकि जहां से हूँ मैडम, ये पिछले 10 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारा जो कुल सिंचित क्षेत्र है या फिर शुद्ध बुआई का क्षेत्र है वो घटते जा रहा है। मेरे अच्छा। घर के आसपास जो खेत थे, अब उन खेतों में खेती नहीं होती, वो बस परती जमीन पड़ी रहती है। और कोविड के समय हमने देखा मैडम कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जो कि पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि सर दिस इज ट्रू कि सबको सरकारी नौकरी या फिर नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन हम 3 चीजों पे काम कर सकते हैं। पहला, प्राइमरी एजुकेशन को बूस्ट करेंगे, क्योंकि ये गांधी जी की नई तालीम स्कीम, वर्धा स्कीम से लेके अब्दुल कलाम सर का भी अप्रोच था कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और इवन स्वामी विवेकानंद जी जो मेरे आदर्श गुरु हैं, उनका भी यही मानना था कि आपका ज्ञान और आपका स्वास्थ्य, ये 2 चीजें ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरी एजुकेशन तो सबसे पहली चीज है। और सेकंड, मैंने कहा कि सर एग्रीकल्चर पे फोकस होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम बेसिक, हमारे पास जानकारी रहेगी और हम एग्रीकल्चर को अच्छे से करते हैं, कृषि को करते हैं, तो सम्मानजनक जीवन, अन्नदाता का जीवन सबसे सरल होता है। मैंने ये बता दिया क्योंकि मैं ये क्लोजली देख रहा हूँ अपने आसपास से। और तीसरा मैंने बताया क्योंकि कोडरमा एक ऐसी जगह पे है मैडम जहाँ पे नदियों का आना जाना भी है, घाटियों के बीच से झरने भी हैं, काफी सुंदर जगह हैं, बट टूरिज्म के तौर पे हम उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 चीजों पे हम काम करें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सर मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि जब ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं तो तुम पुलिस में क्यों जाना चाहते हो? सही तो बात है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर यही में बताया। चले जाते हैं। हाँ, तो मैंने यही बताया कि सर, क्योंकि मैंने क्लोजली देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है, थोड़ी बहुत जो सोसाइटी के इश्यूज होते हैं उनको, तो मैं उस सोसाइटी के इश्यूज को डिसिप्लिन से ठीक करना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं होता है मैडम, जो समाज है हमारा वो तो ऐसे चलेगा, बट जो आने वाली पीढ़ी है, अगर हम उसको एक सेफर इन्वायरमेंट भी दे सके तो शायद हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके कि धीरे धीरे ग्रोथ जो होगा सो बढ़ते रहेगा। फिर हमें एसडीजी में कभी पॉवर्टी से डील नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के कुछ लायक बनेंगे वो अपने सम्मान की रोटी खुद कमा पाएंगे। और प्राइमरी एजुकेशन की यही खास बात है मैडम कि वो सबको मौका देता है। और मैं समझता हूँ, जो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन था उस पर मैंने ये भी चीज कही कि सर, क्वेश्चन आया था टेट के ऊपर में कि जो हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो बहुत से लोग टेट पास नहीं करते हैं, कुछ पास करते हैं। तो उन्होंने कहा, तो मैंने पूछा कि सर ऑनरेबल बोर्ड अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं अपने विचार रख सकता हूँ, क्योंकि वहां मैं विचार रखने के लिए, जैसे मैडम आपके समक्ष मैं बोल सकता हूँ हाँ, क्योंकि हम लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट वहां पे तो मैंने पहले पूछ लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बोले। तो मैंने कहा कि सर, जितने भी हमारे देश के युवा हैं जो 21-22 साल के हो जाते हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, पर शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है जो उसको सही जगह पे पहुंचा सकता है। तो हमारे समाज को ये समझना होगा। मैंने कोविड में देखा मैडम कि बहुत से प्राइमरी स्कूल के टीचर्स थे जो छोटे स्कूल चलाते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं थी, बहुत से लोगों को मनरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। ये सब चीजें कचोटती हैं, क्योंकि अगर किसी देश में शिक्षकों का सम्मान नहीं हो रहा है तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं बस तो मैंने ये कहा कि सर, एक चीज है कि हम लोग पूरे का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक फ्रेमवर्क बनाते हैं लर्निंग के ऊपर में, बीएड है, डीएलएड है, बट मैं समझता हूँ कि इसको रिकॉग्नाइजेशन देने की जरूरत है। तो सर ने कहा कि क्या ये गैर कानूनी नहीं हो जाएगा? तो मैंने कहा कि सर, मेरा तो ज्ञान बहुत अल्प है इस बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज लोगों को फायदा पहुंचा रही है, अगर दूर किसी गांव में अगर कोई एक व्यक्ति या एक बालिका 4 बच्चों को पढ़ा रही है एबीसीडी और क ख ग, तो उसको भी वो सम्मान मिलना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी चाहिए, प्रोग्राम्स उनके लिए भी होने चाहिए। होने चाहिए। सही बात है, क्योंकि मुझे अभी वैसे हमारे देश में जैसे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैक्सिमम जो युवा वर्ग है स्कूलिंग कॉलेज के दौरान ट्यूशन पढ़ाते हैं और बहुत लोगों को बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में। उस सब चीजों को भी यही वैल्यू मेरी मिलना मेरी चाहिए। समस्या इसी से है मैडम। हाँ, हाँ, वैल्यू मिलना मेरी चाहिए। समस्या इसी से है। हाँ। अच्छा, सनी जी, आप जैसे इतना दिन बोले कि हम यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो रेनेसा से भी आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, तो आपको मैडम, सबका पढ़ाने का क्या चीज बहुत अच्छा लगा जिससे आप अट्रैक्ट हुए और इस चैनल से जुड़े रहे? मैं रवि सर को सर कम भैया ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि उनकी बातें बड़े भाई के जैसी होती हैं। और दूसरी बात उनकी है कि वो साफ गोई से अपनी बातों को रखते हैं। मतलब मुझे हाँ, लगता है कि आज के समय में इतना स्पष्ट और इतना सरल व्यक्तित्व, ये हाँ, अपने आप में काबिल तारीफ चीज है। और मतलब मैंने उनको हमेशा, आप अगर मेरे कमेंट्स देखेंगी चैनल पे, तो मैं उनको भैया ही कहता हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे एक बड़े भाई वाली उनसे वाइब्स आती हैं। और
मैं हमेशा देखता हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मतलब पॉलिटिक्स से बाकी सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं बस है। पढ़ाई से मतलब है और मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ मैडम, क्योंकि ये हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने आस-पास से, शायद वही चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, तो हाँ। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि मतलब इतना हम्बल और मैं ही नहीं बल्कि जितने भी बच्चे उनको फ़ॉलो करते हैं, सारा का ओपिनियन सेम होगा मैडम, जो मेरा अपना अनुमान है। अच्छा, हाँ, बहुत लोगों ने यही कहा। तो आप अच्छा, अब आप बताइए कि सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है, उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर जिस तरह ऑनलाइन वो सेवा दे रहे हैं, वो निरंतर देते रहना चाहिए? आपका इसमें क्या विचार है? अब मैं उनको सर भी बोलता हूँ, भैया भी बोलता हूँ, तो मैं उनको इम्प्रूवमेंट क्या बता सकता हूँ, चीज़ें बहुत नहीं, अच्छी नहीं। हैं। हाँ, हाँ। थोड़ी बहुत टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स हो जाएँगी जैसे जो नोट्स हैं, जो भी आते हैं वो थोड़े से स्पष्ट अगर आ जाएँगे तो बच्चों को फ़ायदा होगा क्योंकि मैडम एक यूट्यूब चैनल से ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है कि एक शिक्षक के नाते आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझती होंगी कि जिस हुँ, जगह में मैंने खुद देखा मेरे कई भाई-बहन जो किसी दूर गाँव में, सुदूर गाँव में हैं, अभी सुबह मेरी बात हो रही थी एक बच्चे से जिसका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको बस पकड़ने के लिए भी 2 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, उसका सिलेक्शन हुआ है। ये बस और बस यूट्यूब के माध्यम से हो पाया है। ये एक अपने हाँ, आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और मैं समझता हूँ कि ये मतलब अगर जिसको हम कहते हैं ना न्यू इंडिया, हमारा जो न्यू इंडिया है, न्यू हाँ, इंडिया की अगर इबारत आज से 50 साल बाद लिखी जाएगी, तो हाँ, रिनेशा आईएएस तरीके चैनल्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा और इस बार का रिजल्ट इस बात की तस्दीक करता है कि टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ किया है युवाओं ने। टेलीग्राम के चैनल्स, उसका सपोर्ट, ये हुँ, सारी चीज़ें बहुत उम्दा हैं और मैं समझता हूँ कि इनसे आगे भी बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता रहेगा। मैंने तो मतलब मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल्स और 2-3 और चैनल्स थे जिनको फ़ॉलो किया और मैंने देखा कि बहुत काम की चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें समझाई जाती हैं और जो मतलब ये एक रेवोल्यूशन मैं इसको रेवोल्यूशन ही मानता हूँ कि इंटरनेट हुँ, पॉलिसी हमारी और ज़्यादा डेवलप होगी, हुँ। तो आने वाले समय में शायद और अच्छे रिज़ल्ट्स हों। क्योंकि ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब कोविड से पहले ऑफलाइन को लोग ज्यादा वैल्यू देते थे, लेकिन यस मैडम, कोविड के दौरान से ऑनलाइन को भी प्लेटफॉर्म मिला है और अच्छे टीचर्स भी मिले हैं और अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुंच भी किसी भी टीचर का बना है, ये तो सब कोई मानते हैं। अच्छा, आपका जो रिजल्ट आया सनी जी, कौन देखा? आप खुद देखे, आपके फैमिली मेंबर देखे? मेरा भाई मेरा लकी चार्म वही है, तो रिज़ल्ट मेरे सारे वही देखता है और उसने देखा और चिल्लाया भैया डीएसपी, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए रोए क्योंकि दादी माँ की बड़ी याद आ रही थी। दादी माँ रहती तो खुशी ज़्यादा होती। कुछ देर हम लोग सब रोए, फिर आतिशबाजी हुई, हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सब बहुत खुश थे। पर वो खुशी सिर्फ़ उस दिन थी, अगले दिन से मुझे समझाया जाने लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इस पे फ़ोकस करो। तो मैं जिस दिन से रिज़ल्ट आया है, उस दिन से पुलिस मैनुअल पढ़ रहा हूँ और अच्छा। समझने की हाँ, कोशिश कर रहा क्योंकि हूँ कि आप जैसे समझदार युवा जब डीएसपी पोस्ट पे आ रहे हैं तो चेंज करना है, मतलब देश को चेंज करना है। आप में पावर है, आप अब आपके पास पावर है, अपॉर्चुनिटी है, हर कुछ है आपके पास। अब आपको करके दिखाना है, सिर्फ अब जो बातें कहते थे अब वो करने का टाइम है। तो आपको शनिवर्धन को स्पेशल कुछ करना है। आप जहां जाएं, आपका काम से आप जाने जाएं, ना कि सिर्फ नाम से और पद से। आपका काम इतना बोले कि लोग आपको मतलब सैल्यूट करें कि हाँ, ऐसा होना चाहिए डीएसपी को, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। और ये बताइए कि अब आपका क्या प्लानिंग है? मैडम जैसे इस बार मैंने प्रीलिम्स के लिए कुछ बच्चों को पढ़ाया था जो मेरे घर के आस-पास के हैं, तो उसमें से 3 बच्चों ने प्री क्लियर किया था। अच्छा, अच्छा। तो ये वो बच्चे हैं जिनको समाज में एक तथाकथित संसाधनों की कमी के चलते कहा जाता है कि कोई काम देख लो या फिर हमारे शहर में भी ये चीज़ है कि आपको एक ट्रेंड बन जाता है मैडम ख़ास करके मिडल क्लास फैमिलीज़ में कि बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो गार्डियन उसको ऐसे देखते हैं जैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। हाँ, मैं हाँ। इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ। मेरे पास अभी रिसोर्सेज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहीं से बच्चों को ये जो हो सकता है वो करूँ और मैंने सबको कहा है कि रवीश भैया को फ़ॉलो करते रहो, कंटेंट आते हैं, सब टेलीग्राम के मेंबर्स भी हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैं कोशिश कोशिश करूँगा कि मैं बच्चों को गाइड करता रहूँ जो मुझसे हो पाएगा और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जो भी सैलरी मिलेगी बिकॉज़ सुनने में आया कि सैलरी मतलब 50-60 हज़ार के आस-पास मिलती है, तो मैं आधी सैलरी अपनी डोनेट करूँगा क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी
कुछ लोगों से इंस्पिरेशन मिली है और जरूरतें कोविड के समय में समझ में आ गया मैडम कि जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती है इंसान की, वो पूरी हो जाती है। अच्छा, ये तो ठीक है। ये तो आप अपना कुछ अलग काम करेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, सैलरी भी डोनेट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आप इसको करें तो बहुत सारे युवाओं का कल्याण होगा। अब आप ये जी बताइए मैडम। कि आप खुद एक टॉपर हैं, तो आप अपने से पहले, आप खुद टॉपर बनने से पहले दूसरे टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे कि वो कैसे होंगे, कैसे पढ़े होंगे, क्या सोचते थे? मैडम स्ट्रगल किसी का एक्सक्लूसिव तो नहीं होता है, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि जो भी इंसान पहुंचता है किसी जगह पे, उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया होगा। साथ ही साथ मेंटल प्रेशर जो बढ़ता है, जैसे ही आप 22-23 साल के होते हैं तो समाज का एक तबका होता है जो आपको जज करना शुरू करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो। तो उसको झेलते हुए पढ़ना, मैंने ये सीखा कि मेंटल स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं बता रहा हूँ मैडम कि जितने भी लोग मेंस लिखे, जितने भी लोगों ने प्री क्वालिफाई किया, सबके सब अपने आप में ब्रिलियंट रहे हैं। तो ब्रिलियंट। यहाँ ये चीज है कि समाज की बातों का ध्यान नहीं देना है, मेहनत करना है और टॉपर को देखना है कि टॉपर उस जगह पे पहुंचा और उसने प्रूव करके दिखाया। जो मेरे से सीनियर्स थे, उन्होंने प्रूफ किया। जैसे एक हमारे शहर से ही एक भैया हैं जिनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा थी। उन्होंने एक काफी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया, लेकिन मैं जब उनसे मिलने गया ना, तो उन्होंने हर एक बात की पर कभी अपने स्ट्रगल के बारे में नहीं बात किया। मैंने हाँ, उनसे पूछा कि भैया आप अपने स्ट्रगल के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो बाबू, ऐसा है कि हर एक आदमी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। हाँ, हाँ, किसी को स्ट्रगल इस बात का होता है कि आज अपने फोन में वॉलपेपर कौन लगाना है, कोई स्ट्रगल करता है कि परीक्षा 1 महीना खिंच गई है, अब खर्चा कैसे निकालना है। पर स्ट्रगल सब करते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना है, हाँ, ये कभी नहीं सोचना है कि एक स्ट्रगल जो है ये बेंचमार्क हो गया। नहीं, आप मेहनत करते रहें, प्रभु आपको फल देंगे उसका। और मन छोटा नहीं करना है, आपको तो गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि आप सीख रहे हैं वो चीज़ जो देश के 150 करोड़ लोग अगर हैं, तो उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको ये पता होता है कि संविधान में उनके अधिकार कितने हैं। और ये वो लोग हैं जो समाज को एक दिशा और मतलब दशा दे सकते हैं कि आप कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग भी एजुकेटेड हैं, वो साधारण नहीं है। वो एजुकेशन जो उनको मिली है, जो ज्ञान उन्होंने सीखा है, वो उसको यूज़ करें तो निश्चय ही मतलब जैसे भारत तो विश्व गुरु बनेगा, वो भी उस जगह को हासिल करेंगे जहाँ वो सबसे ज़्यादा सम्मान के हकदार होंगे मैडम। ठीक है सन्निवर्धन जी। अब आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि रेनेसां आईएएस से आप सब्सक्राइबर रहे हैं, जुड़े रहे हैं, तो भविष्य मैडम, में भी यहाँ के स्टूडेंट्स को अगर आवश्यकता पड़े तो आप गाइड कीजिए और बिल्कुल, अपने बिल्कुल। ओपिनियन दीजिए और लोगों को उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि वो आगे आए, अच्छा करें। ये हम आपसे बिल्कुल, आशा रखते हैं। और ये भी कहते हैं कि आप अपना काम इतना अच्छा कीजिए कि हम लोग सबको प्राउड फील हो कि सन्निवर्धन जी का बहुत अच्छा काम है, आपको एग्जाम्पल के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ये हमारी इच्छा है। तो आप इस चीज को मेंटेन कीजिए और थैंक यू, आप अपना समय दिए। ठीक थैंक है, यू मैडम। धन्यवाद, थैंक यू।